बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आमिर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप एक्सरसाइज 11.3 स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 11.3 स्टडी करने के लिए आपको जिन चीज़ों की सीखने की ज़रूरत है उनमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन है। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं किसी फंक्शन की? देखें, अगर आपके पास फंक्शंस किस फॉर्म में होंगे पहले ये देखना पड़ेगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन, अब फॉर्म देखिए, अगर फंक्शन आपका a प्लस बी साइन थीटा की फॉर्म में हो, इस शक्ल में हो कि आपके पास पहली टर्म a हो और साइन थीटा आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जिसका कोएफिशिएंट b हो, आपने इन a और b पे ज़रूर गौर करना है। ये आगे चल के आपको बताऊंगा कि a और b क्यों ज़रूरी हैं। इसी तरह से सिर्फ ये नहीं कि आपके पास बेटा यहाँ पे साइन थीटा है, आपके पास आ सकता है a प्लस बी कॉस थीटा, आपके पास आ सकता है a प्लस, अच्छा यहाँ तक तो यहाँ आपने देखा कि साइन ऑफ थीटा है, यानी साइन के बाद एक सिंगल एंगल है, एंगल एक सिंगल टर्म की फॉर्म में है, थीटा एंगल है ना बेटा, और वो सिंगल टर्म की फॉर्म में है। कॉस थीटा में भी थीटा एक सिंगल टर्म की फॉर्म में है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको नेक्स्ट जो मैंने लिख के दिया है a प्लस बी साइन ऑफ सी थीटा प्लस डी, यानी एंगल आपका दो टर्म्स की फॉर्म में है, लेकिन फिर भी कोएफिशिएंट्स a और b ही हैं। पहली टर्म a लेनी है और साइन का कोएफिशिएंट लेना है या कॉस का कोएफिशिएंट लेना है, वो a और b ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। यानी जो गौरतलब बात है, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में रोल प्ले करते हैं वो ये नंबर्स a और b हैं बेटा, ना ये c और d रोल प्ले करते हैं। ये थीटा का कोएफिशिएंट हमारे किसी काम का नहीं, ये एंगल वाली टर्म एक्चुअली हमारी ये सारी टर्म्स हमें कंफ्यूज तो कर सकती हैं, लेकिन वैल्यू लिखते हुए हमारे लिए ये ना हेल्पफुल हैं ना इनका कोई रोल है। ठीक है, रोल किनका है मैं बार बार बता रहा हूँ, ए और बी का रोल है। a प्लस बी कॉज ऑफ सी थीटा प्लस डी, यानी जिस फॉर्म में भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ हो तो आप उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें साइन और कॉज की फॉर्म में नज़र आएंगे, जैसे मैंने अपनी मिसालों से वाजे किया। एंड द रेसिप्रोकल को भी हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर इन फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की आ जाए तो उसके रेसिप्रोकल की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाती है। क्या रिलेशन है फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान में, ये रिलेशन भी हम वाजे करेंगे, इस रिलेशन को भी हम समझेंगे। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आपने बतानी है किसी फंक्शन a प्लस बी साइन थीटा का, जो कि मैंने जो आज आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें सबसे पहले क्या आपसे डिस्कस किया बेटा, मैंने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया था a प्लस बी साइन थीटा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपने सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, ये देखें a प्लस बी साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो देखें मैक्सिमम वैल्यू इसकी कैपिटल M से डिनोट होती है। पहले ये बात याद रखें कि साइन थीटा फंक्शन जो है इसकी रेंज क्या है बेटा, हमने एक टेबल पढ़ा है 11.1 के आगाज़ में कि -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू +1, यानी साइन थीटा की वैल्यूज़ -1 से +1 के क्लोज इंटरवल में रहती हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि साइन थीटा की वैल्यूज़ -1 से लेके 1 तक होती हैं बेटा। अब साफ जाहिर है कि ये इसकी इस तरफ राइट साइड पे जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। देखिए, अगर एक चीज़ -1 से रेंज करते हुए 1 तक जाती है तो बड़ी से बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे +1 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। सो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई +1 और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू हो गई -1। -1 से पीछे नहीं जाता और +1 से ये फंक्शन आगे नहीं जाता, बल्कि इस इंटरवल के अंदर रहता है और ये एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं, -1 से 1 तक ये रहता है। आए देखते हैं, बात करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा मैंने आपको 1 बताई है, लिहाजा मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की जब मैक्सिमम वैल्यू है ही 1 तो आप साइन थीटा की जगह पे 1 रिप्लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू 1। ये b को मॉडुलस इसलिए साइन दिया है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा ताकि पॉजिटिव साइन आए, नेगेटिव साइन आए ही ना। तो आपने साइन थीटा को वैल्यू 1 दे दी है तो a प्लस बी मॉड आपके पास मैक्सिमम वैल्यू बन गई है बेटा। इसी तरह से आपके पास मिनिमम वैल्यू जो है, चूँकि जानते हैं कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी थी भाई, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 थी। अगर आपने साइन थीटा की जगह -1 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा को -1 लिखने से यहाँ पे -1 आएगा तो a प्लस बी मॉडुलस इंटू -1 आ जाएगा, यानी a माइनस बी मॉडुलस। उसे हमने स्मॉल m से डिनोट किया, मिनिमम वैल्यू को हमने स्मॉल m से डिनोट किया और मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल M से डिनोट किया।
सिमिलरली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस, ये सब की जो है बेटा, जो ऊपर सारे फंक्शंस बताए थे मैंने, उन सब की वैल्यूज़ वही हैं, यही दो वैल्यूज़ हैं। मैक्सिमम ए प्लस बी मॉडुलस है, ये नहीं डिपेंड इस ए और बी पे करता है, इस ए और बी पे करता है। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो ये ए और बी पे डिपेंड करता है, ए और बी पे डिपेंड करता है। इन तमाम वैल्यूज़ में, इन तमाम फॉर्म्स में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम ए प्लस बी मॉडुलस है और मिनिमम वैल्यू यानी स्मॉल एम ए माइनस बी मॉडुलस है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एफ ऑफ थीटा। ये जो बी की वैल्यू है इसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। तो जो इस फार्मूला से भी आप एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। बेटे इस MCQs में ये चीज़ आ सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकती है। देखिए इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो कैपिटल एम क्या पढ़ा आपने, ए प्लस बी मॉडुलस नहीं पढ़ा, ए प्लस बी मॉड पढ़ा आपने कैपिटल एम, और आपने माइनस करना है इसमें से स्मॉल एम जो कि क्या है ए माइनस बी मॉड ओवर 2 जी। तो बना क्या आपके पास ए प्लस बी मॉडुलस माइनस ए प्लस बी मॉडुलस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ए से कैंसिल हो जाना है तो बना 2b मॉड 2 टाइम्स बी मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा जी। 2 टाइम्स बी मॉडुलस ओवर 2, 2 से कट गया जी, तो आपके पास बी मॉड बना। यही तो कह रहे थे हम कि ये एम्पलीट्यूड है, ये बी मॉडुलस, और मिलता कैसे है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2। फार्मूला याद कर लीजिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया फार्मूला आपको। आप रेसिप्रोकल के भी क्वेश्चंस भी हैं बेटा इस सेम एग्जांपल से रिलेटेड, इसलिए हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। और देखें बड़ी सादा और आसान सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल ही ईजी एक्सरसाइज उसने आपके सिलेबस में रखी है। एक्सरसाइज 11.3 है, शॉर्ट क्वेश्चन ही बेटे यहाँ से आना है। देखें फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहले है 3 माइनस साइन 3x। तो सबसे पहले देखें तो इसमें ए क्या है, ए हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं, ए वाज़े तौर पे 3 है, और बी साइन का कोफिशिएंट कहलाता है, यहाँ पे -1 है। आप देखें माइनस का साइन है और कोफिशिएंट ना नज़र आए तो 1 लेते हैं, सो बी आपका -1 है। ए और बी यहाँ से देख के पता चलेंगे बेटा। आपने इसे कंपेयर किया है असल में ए प्लस बी साइन थीटा से, जो आपने सबसे पहले पढ़ा था। ए प्लस बी साइन थीटा जैसी टर्म है ना ये, तो ए आपको कंपैरिजन करने से 3 नज़र आ रहा है और प्लस बी आपको -1 नज़र आ रहा है। अगर प्लस का बी -1 हो तो यहाँ से बी आ जाता है -1, यानी इसीलिए मैंने बी को -1 लिखा। कंपैरिजन आप समझते हैं। आप मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं, कैपिटल एम से डिनोट होती है, मैंने फार्मूला बताया था ए प्लस बी मॉडुलस। तो ये बना ए कितना है, 3 है, ए की जगह 3 पुट करें और बी का मॉडुलस लेना है तो बी -1 था, आएगा -1 का मॉडुलस ऐड होगा जी, ये प्लस की वजह से प्लस का प्लस लिखा। बी की जगह पे जस्ट आपने बी की वैल्यू पुट की है जो कि -1 है। -1 का मॉड +1 होता है। एब्सोल्यूट साइन बेटा जब किसी नेगेटिव नंबर का भी लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह -2 का मॉडुलस भी +2, -3 का मॉडुलस भी +3, और +3 का मॉडुलस क्या होता है, वो भी +3, यानी मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। 0 का मॉडुलस 0 होता है। ये बातें आप याद कर लें तो मेरा ख्याल है मॉड की प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखें 3 + 1 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई है। इसी तरह से बेटा आपसे मिनिमम वैल्यू भी रिक्वायर्ड थी उसे। अब मिनिमम वैल्यू लेनी है तो वो स्मॉल एम से डिनोट होती है, ए माइनस बी मॉडुलस। ए 3 था आपका, 3 पुट किया, माइनस एज इट इज़, ये माइनस का माइनस लगाया आपने। बी की जगह पे बी की वैल्यू -1 है, मॉड साइन तो फार्मूला का हिस्सा है, -1 का मॉड 1 होता है, 3 - 1 बनना है 2 आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ आ गई हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन को देखें, सेकंड पार्ट को 3 + sin 2x लिखा हुआ है जिसमें ए वाज़े तौर पे 3 है और बी यहाँ पे +1 है। चूँकि साइन का कोफिशिएंट नज़र ना आए तो 1 होता है और प्लस का साइन भी नज़र आ रहा है, सो बी यहाँ पे +1 है। तो बेटा फार्मूला मैक्सिमम वैल्यू का कैपिटल एम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी मॉड है, ए प्लस बी मॉडुलस है, तो बन गया 3 + 1 मॉडुलस 1 होता है, 3 + 1 4 आ जाएगा। और इसी तरह से मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम ए माइनस बी मॉडुलस यानी 3 - 1 मॉड, और वो 3 - 1 यानी 2 आ जाएगी। बड़ी आसान बातें। अगला पार्ट है जी आपका ए क्या है, ए होती है फर्स्ट टर्म,
और बी होता है साइन का कोफिशिएंट। तो ए वाज़े तौर पे 1/2 है और बी कितना नज़र आ रहा है +1। ए और बी यहाँ से नज़र आते हैं। मैंने कहा था इस एंगल वाले हिस्से से कुछ नहीं मिलना, मैक्सिमम और मिनिमम के हवाले से। हाँ, पीरियोडिसिटी के हवाले से यहाँ है, फिर पिछले नंबर्स रोल प्ले नहीं करते बेटा, एंगल रोल प्ले करता है, एक्स का कोफिशिएंट रोल प्ले करता है पीरियोडिसिटी में। अगर देखें आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, 11.1 में इस हिस्से पे ज़्यादा फोकस था आपका, इस एंगल वाले हिस्से पे फोकस था आपका, जबकि अब जबकि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। तो आपको इन पहले वाले नंबर्स को, एक तो फर्स्ट टर्म से गर्ज है, दूसरा साइन के कोफिशिएंट से गर्ज है आपकी सारी, चूँकि उसका फार्मूला ये a+b मॉडुलस और a-b मॉडुलस का है। सो सारा रोल a और b का है, बार बार ये बातें हो रही हैं। तो a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू a+b मॉडुलस है जो कि बनी 1/2। a की वैल्यू पुट की आपने 1/2 और b की वैल्यू चूँकि 1 है तो 1 का मॉड आ जाएगा, 1 का मॉड 1 होता है। एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 3/2 आंसर आ जाएगा जी। इस तरह मिनिमम वैल्यू आपकी स्मॉल एम है, a-b मॉडुलस है 1/2 - 1, 1 का मॉड 1 होता है, 1/2 - 1 1 - 2/2 यानी -1/2 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, तो आपकी फर्स्ट टर्म a कहलाती है और cos का कोफिशिएंट b होगा, तो a कितना है 3/2 और यहाँ कोफिशिएंट cos का 1 है और प्लस भी है यहाँ पे यानी +1। सो b आपका +1 है, a आपका 3/2 पॉजिटिव ही, वो भी पॉजिटिव है। और मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला कैपिटल M, a+b मॉडुलस। तो a की वैल्यू इस बार कितनी है 3/2 पुट की गई है, a की वैल्यू प्लस एज इट इज़, ये प्लस वैसे का वैसा। और b की वैल्यू चूँकि 1 है तो b की जगह पे आपने 1 लिखा यहाँ पे, तो 1 का मॉडुलस बना, 1 का मॉड 1 होता है, 3/2 + 1 एलसीएम लेना है तो 3 + 2/2 5/2 जवाब आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू स्मॉल m से डिनोट होती है, a-b मॉडुलस फार्मूला है, a की वैल्यू 3/2 है पुट की गई है और माइनस है बीच में, इस बार तो माइनस लगाएं। और b की वैल्यू 1 है और ऊपर मॉड एज इट इज़ फार्मूला का हिस्सा था, 1 का मॉड 1 होता है, 3/2 - 1 का एलसीएम लें तो 3 - 2/2, ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। ठीक होगी बात जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 5वां पार्ट है। यहाँ पे कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू 1 नज़र आ रही है और b की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है, साथ साइन भी चेक करें माइनस का। सो -3, a इज़ 1 b इज़ -3, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M का फार्मूला a+b मॉडुलस यानी 1 + -1 का मॉडुलस। b की वैल्यू चूँकि -1 है तो -1 का मॉडुलस आ जाएगा यहाँ पे, b की जगह पे आपने -1 पुट किया और a की जगह पे 1, a +1 है तो -1 का मॉड तो +1 होता है। सो 1 + 1 बना 2 आया, मैक्सिमम वैल्यू आई। मिनिमम वैल्यू स्मॉल m, a-b मॉडुलस 1 -1 का मॉड 1 होता है, ये तो 1 - 1 बन जाएगा और रिजल्ट 0 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जी। आपके पास a 1 है और b कितना नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली +2, प्लस का साइन यहाँ पे मौजूद है, सो +2 लेंगे, माइनस हो साइन बीच में तो -2 लेते अगर ऐसा होता। तो a और b की वैल्यूज़ आपके सामने हैं। मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला कैपिटल M से डिनोट होती है मैक्सिमम वैल्यू, और फार्मूला है a+b मॉडुलस यानी 1 + 2 मॉडुलस, 2 मॉडुलस इज़ 2, सो 1 + 2 1 + 2 इज़ 3, सो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 आ गई है। मिनिमम वैल्यू की तरफ आएँ तो वो स्मॉल m से डिनोट होती है, a-b मॉडुलस होगा, 1 - 2 मॉड होगा, 2 मॉड 2 होता है, 1 - 2 बनेगा कितना जी -1। सो दीज आर द रिक्वायर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। आगे चलते हैं, 7th पार्ट की तरफ आते हैं। ये आपका गिवन फंक्शन है जिसको g(x) का नाम दिया गया है। अब इस g(x) की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये रेसिप्रोकल है g(x) यानी 1 है इस फंक्शन का रेसिप्रोकल है। तो आप पहले इस फंक्शन को लेंगे जिसका ये रेसिप्रोकल है, यानी डिनोमिनेटर को सपोज करेंगे, आपने कंसीडर करना है ये नीचे वाला फंक्शन। फर्स्ट वी फाइंड, और इसकी कंसीडर नहीं करना, ना सिर्फ कंसीडर करना है बल्कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी, इसका कैपिटल M और स्मॉल m भी मालूम करना है आपने। अच्छा, रिलेशन क्या होगा, ज़ाहिर बात है रेसिप्रोकल है तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू बन जाएगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। मिसाल के तौर पे g(x) की जो मैक्स वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g(x) होगी वो इक्वल होगी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के इक्वल, यानी रेसिप्रोकल के इक्वल। 1 मैक्सिमम, जितना ये मैक्सिमम होगा उतना ही मिनिमम होगा, याद रखें। 1 मैक्सिमम नंबर से मिनिमम वैल्यू जवाब आता है। सो 1 कैपिटल M आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 स्मॉल m हो जाएगी,
और जितना ही छोटी वैल्यू होगी नीचे उतना ही बड़ा जवाब आएगा। याद रखें, एक बात समझ लें कि 1 को अगर हम 10 से मिसाल के तौर पे डिवाइड करते हैं तो 0.1 आता है, ठीक है। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 और छोटा हो जाएगा। जो जो डिनोमिनेटर बढ़ता है किसी फ्रैक्शन का, वैल्यू छोटी से छोटी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर आप रिवर्स में चलें तो जो जो डिनोमिनेटर को छोटा करते हैं आप, ठीक है, डिनोमिनेटर को कम करें तो आंसर बढ़ता है। आप 1 को जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे उतना आंसर बड़ा आएगा। रिवर्स में जाके चेक कर लें इनको। जैसे आप 1/100 से डिवाइड करें तो 0.01, तो 1/10 से 0.1 आता है, तो बड़ा जवाब आता है। तो देखें, याद रखें, आपने ए की वैल्यू देखनी है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 10 यहाँ पे, और बी की वैल्यू -2 है। पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ तो फाइंड करें। कैपिटल एम पहले बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करना है जिस तरह पहले आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड की हैं। कैपिटल एम a+b मॉडुलस 10 प्लस -2 का मॉडुलस +2 होता है बेटा, और ये 10 + 2 बनेगा 12। इस तरह से a - b मॉडुलस 10 - 2 का मॉडुलस -2 का मॉडुलस 2, 10 - 2 8 होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x मैंने कहा था 1/मिनिमम वैल्यू होगी। 1 के नीचे जितना छोटा नंबर आता है उतना बड़ा जवाब आता है। तो 1/मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। रिलेशन बस याद कर लें कि मैक्सिमम वैल्यू 1/m होगी, और जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x है, वो 1/मैक्स वैल्यू होगी। 1/M इसका फार्मूला है। मिनिमम का 1/M और मैक्सिमम का 1/m। याद कर लेंगे फार्मूला। सो 1/8, क्योंकि स्मॉल m 8 था, स्मॉल m की जगह स्मॉल m पुट किया हुआ है। और मिन वैल्यू जो है g ऑफ x की 1/M होगी, और 1/कैपिटल M आपका 12 था, सो 1/12 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सिमिलर है। आपको बताया था एंगल का कोई रोल नहीं है, बस आपने ए और बी देखने हैं यहाँ पे, और वो नज़र आ रहे हैं बड़े वाज़े तौर पे। मैंने सबसे पहले गिवन फंक्शन को पहले की तरह g ऑफ x का नाम दिया, और आपने असल में तो नीचे वाले फंक्शन को देखना है और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहले फाइंड कर लेनी है। फर्स्ट वी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, जो डिनोमिनेटर था आपका, यानी उसका कैपिटल M और स्मॉल m फाइंड करें। तो कैपिटल M का फार्मूला a+b है, इन दोनों का a+b मॉडुलस है। तो आपके पास वैल्यूज़ पुट करने से a 7 है, b 3 है, तो 7 + 3 मॉडुलस 7 + 3 10 आ जाएगा। कैपिटल M 10 आ गया है, और स्मॉल m कितना आया है? a - b मॉडुलस मिनिमम वैल्यू आई है 7 - 3 मॉडुलस 3 मॉडुलस इज 3, वो 4 आ गई है। 7 से 3 निकालें 4 आता है। तो मैक्स वैल्यू जो होती है g ऑफ x की, इस फंक्शन की, वो 1/मिनिमम वैल्यू होगी 1/स्मॉल m होगी, यानी स्मॉल m 4 था तो 1/4, और मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x 1/कैपिटल M होगी, और कैपिटल M कितना था? कैपिटल M 10 था, सो 1/10 होगी जी। बिल्कुल सिमिलर आपके पास नेक्स्ट पार्ट भी है, बिल्कुल वही बात है, ज़रा बराबर भी चेंज नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ बदल रहा है ए और बी की। यही फंक्शन है जिसे g ऑफ x का नाम दिया। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को फोकस करना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसका स्मॉल m और कैपिटल M और स्मॉल m चाहिए। a कितना है 5, b कितना है -3, a और b लिखिए, और कैपिटल M a+b मॉडुलस, यानी 5 + -3 का मॉडुलस 3 होता है, आप जानते हैं। तो 5 + 3 बन जाएगा 8, और 5 - -3 का मॉडुलस 3, 5 - 3 = 2। तो आपके पास 8 और 2 इनकी वैल्यूज़ आई हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़, कैपिटल M एंड स्मॉल m। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला है 1/स्मॉल m, यानी 1/2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला 1/कैपिटल M, मिनिमम वैल्यू का फार्मूला 1/कैपिटल M है, जो कि 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। अगला सवाल एक लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, यानी कि उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो सीखने हैं आपने, बट लेकिन है बहुत आसान, लेंथी बट वेरी मच ईजियर। कैसे? देखें, द टेम्परेचर T ऑफ अ सर्टेन सिटी वेरीज थ्रू आउट द डे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। कहता है एक टाउन में, एक सिटी में जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, वेरी करता है, बदलता है अपनी वैल्यूज़ को, किस इस इक्वेशन के तहत बदलता है, कह रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन टेम्परेचर इक्वेशन है, और इसमें स्मॉल t टाइम है, कैपिटल T टेम्परेचर है, याद रखें। और कैपिटल T एट स्मॉल t का मतलब है, T ऑफ T का मतलब है टेम्परेचर एट एनी टाइम t, टेम्परेचर एट एनी टाइम
टी। ये कैपिटल टी क्या है? टेम्परेचर, और ये स्मॉल टी टाइम, यानी टेम्परेचर एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वे टी इज़ द टाइम इन आवर्स, टाइम आवर्स में है व्हेन टी ज़ीरो कॉरस्पॉन्डिंग टू मिडनाइट। कहता है हमने मिडनाइट से स्टॉप वॉच ऑन की हुई है, यानी हमने जो आगाज़ किया है टाइम को मेजर करने का वो टी ज़ीरो, यानी जब हम स्टार्ट लेते हैं तो बेटा जैसे कोई बॉडी एट रेस्ट स्टार्ट लेता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट लिखा होता है ना स्टेटमेंट्स में, फिजिक्स में भी, तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो लेते हैं। इस तरह अगर आपने टाइम को स्टार्ट जहाँ से किया है वो मिडनाइट है, तो मिडनाइट से आपने उसको चूँकि स्टार्ट किया है लिहाजा टाइम वहाँ पे ज़ीरो माना जाएगा। अब कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। तो आप देखें कि ये क्वेश्चन आपका 15 बेशक आगे लिखा हुआ है, इसे हम पहले फर्स्ट टर्म के तौर पे लेते थे, तो ज़रा रीअरेंज करके देख लें। देखिए टेम्परेचर आपको गिवन क्या है, पहले तो ये देखें ना, टेम्परेचर वाली इक्वेशन में जाए ना तो वो लिखा हुआ था 13/2, यहाँ से पढ़ना शुरू करें, टी ऑफ टी 13/2 साइन ऑफ π/6 टी माइनस π/9 + 15। तो आप ये 15 वाली टर्म पहले ले आएँ, चूँकि इससे पहले ए हमारे पास पहले आता है, हमारे पास इस तरह से फंक्शन आया करता था a + b साइन ऑफ सी थीटा + d, आमतौर पे आप इस तरह से लिख रहे थे जिस तरह की ये इक्वेशन है। हमें गर्ज ए और बी से है, याद रखें, तो हमारा ए क्या है, हमारा ए 15 है और बी 13/2 है, तो हमने ए और बी लिखे। मैक्स वैल्यू का फार्मूला कैपिटल एम ए + बी मॉडुलस है, तो मैंने मैक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए 15 + 13/2 का मॉडुलस 13/2 होता है, जो कि पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस भी पॉजिटिव ही रहता है। हाँ, नेगेटिव का मॉडुलस भी पॉजिटिव बन जाता है, वो अलग बात। 2 इसका एलसीएम है, 15 2s are 30 + 13, ये 43/2। अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 21.5 डिग्रीज आता है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक हो गया जी। अब मिनिमम टेम्परेचर आपसे चाहता था, मिनिमम वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर स्मॉल एम, ए - बी मॉडुलस होगा। 15 - 13/2 का मॉडुलस 13/2 होता है, एलसीएम लें तो एलसीएम होगा 30 - 13 आएगा ओवर 2, 17/2 होता है बेटा, 13 माइनस होगा ना 30 में से, 30 - 13 17 ओवर 2 एज इट इज़। तो अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें या वैसे सिंपली भी डिवाइड कर सकते हैं तो 8.5 डिग्री आ जाएगा। ये मिनिमम टेम्परेचर है। अब बी पार्ट की तरफ जाते हैं वापस। हमसे बी पार्ट क्या रिक्वायर करता था, फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9। देखिए आपने मिड नाइट से शुरू किया था, तो टी इज इक्वल टू 9 का मतलब 9 आवर्स हो गए और 9 बज चुके हैं बेटा। मिड नाइट आपको पता है कि 12 PM होता है, उसके बाद से AM शुरू हो जाता है, आपको पता है। तो आपके पास जैसे 12:01 हो जाता है तो वो AM, आप ज़रा टाइम को देखें तो AM स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास 9 घंटे बनते हैं और 9 बज चुके होते हैं, 9 बजे ही 9 घंटे पूरे होंगे। तो आप टी को बस 9 पुट करेंगे, ये 9 AM बस साथ एक्सप्लेन कर गया है, अदरवाइज आपने टी को 9 पुट करना है। सिंपल सी बात है। अपनी इस टेम्परेचर इक्वेशन में स्मॉल टी की जगह पे जो आपको स्मॉल टी नज़र आ रहा है वहाँ पे 9 पुट कर देंगे। तो स्मॉल टी की जगह पे देखिए आपने 9 लिख दिया, बाकी सब कुछ वही रखा हुआ है आपने। जहाँ टी लिखा हुआ था स्मॉल टी, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, वहाँ पे आपने स्मॉल टी को 9 लिखा। तो 3 2s are 6, 3 3s are 9 ही बेटा, ये 3 से कट हो रहे हैं। ये 3π/2 - π/9 का हमने एलसीएम लिया है, तो ये एलसीएम बना है 2π / 18। जब देखें ना एलसीएम लेंगे तो 2 और 9 का एलसीएम 18 आता है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हों, तो आपके पास 3 9s are 27 और 27π - 2π आ रहा है। बड़ा आसानी से एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये 25π/18 आता है। अब 25π/18 को आपने, मैंने डिग्रीज में चेंज किया है, आपको बता देता हूँ तरीका, वरना आपको कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का मोड चेंज करना पड़ेगा। तो वो शायद आप सब बच्चों को भी मोड से आदत नहीं है मोड चेंज करने की। आपका कैलकुलेटर डी में चल रहा होता है ना, कैलकुलेटर जो है ना उसके मोड्स होते हैं, तो उसके ऊपर डी लिखा भी आपके पास ऊपर ना कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देखिएगा, तो एक साइड पे करके कोने पे करके डी ज़रूर लिखा होता है। आप उस डी को ज़रूर देखिएगा, यानी कैलकुलेटर आपका डिग्रीज में ऑलरेडी चल रहा होता है। आप अगर रेडियंस में हैं, पाई की फॉर्म में अगर एंगल आए तो बेटा इसे रेडियंस में मानते हैं, और पाई रेडियंस याद करते हैं कि 180 डिग्री होता है। याद क्या करना है, रिलेशन पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के। सो पाई की जगह पे 180 लिखिए, आपको अपने आप डिग्रीज में चले जाएंगे। देखिए कैसे, ये देखिए मैंने पाई रेडियंस की जगह पे 180 लिख दिया, ओवर 18 है, डिवाइडेड बाई 18 एज इट इज़। 18 1s are 18, ये 10 हो जाएगा, 10 डिग्री एक्चुअली।
तो 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 25 250 डिग्री बनता है। तो बेटा यहाँ देखें तो मैंने इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करके लिखा हुआ था, साथ एक्सप्लेन कर दिया कैसे लिखा था। तो साइन 250 डिग्री अब आपका चूँकि कैलकुलेटर चल ही डी में रहा है तो आप साइन 250 ले सकते हैं कैलकुलेटर से अब बड़ी आसानी से, और उसको 13/2 से मल्टीप्लाई करके 15 ऐड एक ही दफ़ा कर लें तो आपके पास 8.89 डिग्रीज आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, डिज़ायर्ड रिजल्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ मैन एट द टॉप ऑफ 100 मीटर लाइट हाउस, एक आदमी लाइट हाउस पे बैठा है। आमतौर पे ये समुद्रों के अंदर, पानी के अंदर किसी जगह पे आमतौर पे पहाड़ी चोटियाँ होती हैं और उन चोटियों पे लाइट हाउस तामीर किए जाते हैं। ये अब तो नेविगेशन सिस्टम होता है जहाज़ों में, अब तो लाइट हाउस का शायद इतना अमल दखल ना होगा, लेकिन पुराने वक्तों में जब ये नेविगेशन का सिस्टम नहीं था तो या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उस वक्त नहीं थे, तो उस वक्त जो जहाज़ अपनी सिमत मालूम करते थे वो या तो सितारों से मालूम करते थे। देखिए सितारों की डायरेक्शन से भी वो पता ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का पता लग जाता है, लेकिन अगर लेट्स सपोज आसमान अबर आलूद है यानी मतलब बादल छाए हुए हैं तो फिर उन क्लाउडी उस वेदर में डायरेक्शन का पता नहीं चलता था, क्योंकि सितारे तो नज़र नहीं आ रहे क्लाउड्स की वजह से। तो वो लाइट हाउस जो हैं वो रहनुमाई करते थे जहाज़ों की, उनको डायरेक्शन उनकी मुतय्यन करने में। बात समझ रहे हैं जी। तो ऐसा ही कोई लाइट हाउस है और उसको मैंने यहाँ पे CB से या BC से डिनोट किया है। ये लाइट हाउस है बेटा, ये वर्टिकल लाइन लाइट हाउस के लिए ड्रॉ की जाती है। इस तरह कोई टावर कहे तो टावर कहे, लाइट हाउस कहे, ठीक है, ये हम वर्टिकली ड्रॉ करते हैं। इस तरह वॉल कहे आपसे, ट्री कहे आपसे, बिल्डिंग कहे आपसे, तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी जगह पे। तो ये लाइट हाउस 100 मीटर हाई था। ये देखें, अ मैन टॉप ऑफ 100 मीटर लाइट हाउस पे खड़ा है। तो अब ये देखें वो कर क्या रहा है, वो आदमी वहाँ मौजूद है, टॉप पे मौजूद है। यहाँ पे ये टॉप है, बी जो है ना लाइट हाउस की टॉप है, यहाँ से लाइट इमिट हो रही है। बात समझ रहे हैं जी। अच्छा, अब होता क्या है, कहता है कि इन द लाइन ऑफ विद 2 शिप्स है ऑन द सेम साइड ऑफ इट, यानी जिस तरफ लाइट हाउस की एक ही तरफ जो है 2 शिप्स हैं। एक शिप मैंने A पॉइंट पे माना हुआ है यहाँ पे, और एक बेटा दूसरा शिप जो है वो D पॉइंट पे है। A और D 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे शिप्स हैं। सपोज ये मैं ऐसे ही आपको ना शिप्स बना के दे रहा हूँ, आपको बड़े सारा फ़नी लगेंगे ये शिप्स, लेकिन आपको समझने में आसानी पैदा कर देंगे। ये 2 शिप्स हैं जो पानी में तैरते तैरते आ रहे हैं लाइट हाउस की तरफ, वो उसकी एक ही साइड पे हैं और इनर लाइन है, एक रो में हैं। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। उसने ट्रायंगल भी तो कंप्लीट करनी थी ना, इसलिए उसने एक रो में रख दिए हैं। और उनके एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, तो यहाँ पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझ लें। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन एंगल क्या होता है याद रखें। हमें 2 तरह के एंगल से हमारा वास्ता पड़ता है। देखें, ये ऑब्जर्वर की आंख बना रहा हूँ और ये आंख से निकलने वाला हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई है। अच्छा, अगर ऑब्जर्वर अपनी आंख के हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, ऑब्जर्व करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को देखता है जो उसके आंख के हॉरिजॉन्टल लेवल के अबव है, तो ऊपर देखेगा तो ये एंगल जो बनेगा इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कब बनता है, जब आंख अपनी हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखती है। इस तरह ऑब्जर्वर अगर आंख के हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देखेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से यानी जिस हाइट पे वो खड़ा है, मसलन मेरी हाइट 6 फीट है, मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरी आंख का हॉरिजॉन्टल लेवल एक ऐसी लाइन है जो 6 फीट हाइट पे ना ज़मीन से 6 फुट की बुलंदी पे एक सीधी लाइन जा रही है ज़मीन के पैरेलल होते हुए, वो मेरी आंख का हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। और अगर मैं फ़र्श पे किसी चीज़ को देख रहा हूँ वहाँ खड़े खड़े, तो मैं अपने आंख के हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देख रहा हूँ, फ़र्श पे देख रहा हूँ किसी चीज़ को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मेरा वो एंगल जो है आंख जो ऑब्जर्व कर रही होगी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो नीचे देखने से डिप्रेशन होता है, याद रखिएगा। आप हाइट पे हो तो बाद लोगों को हाइट फोबिया होता है, जब वो नीचे देखते हैं तो उन्हें डिप्रेशन होने लग जाता है, इस तरह याद कर लें। ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन। तो चूँकि आदमी लाइट हाउस के ऊपर बैठा है तो वहाँ से देख रहा है शिप्स को, तो वो बुलंदी से नीचे देख रहा है, तो ये एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है। और ये 17 है, ये वाला एंगल 17 डिग्री है। जो दूर वाला शिप होगा और जितना नज़दीक होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा। ये नीचे दरमियान जो नज़दीक आया हुआ है ना टॉवर के, उसका 19 है, दूर वाले का 17 है। 17 वैसे भी ये एंगल कम है, ये एंगल बड़ा है, ठीक है ना। 17 बड़ा होता है या 19 बड़ा होता है, तो यहाँ डेफिनेटली जो बड़ा एंगल है वो 19 है। अब ये जो छोटा एंगल है ये यहाँ जा रहा है,
समझ रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशंस को, समझ आ गई। अच्छा ये अब कॉन्सेप्ट देखें कि ये आपके पास ये अल्टरनेट एंगल्स देखें, 17 डिग्री है तो यहाँ भी 17 डिग्री होगा, और ये 19 है तो यहाँ भी 19 डिग्री एंगल बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं ज्योमेट्री में। अब आते हैं कि रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिंग का मतलब रिस्पेक्टिवली है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो आपने डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स बताना है। तो वो शिप्स थे कहाँ पे, एक शिप ए पॉइंट पे खड़ा है, बल्कि चल रहे हैं ये तो बस एक खास मोमेंट पे उसने बना दिया ना, ये हमने पिक्चर इसकी। तो एक ए पॉइंट पे है इस वक्त, और उस वक्त जो है दूसरा जो शिप था वो डी पॉइंट पे था। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स जो है वो ए डी है। आपको ये ए से डी तक डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है जी? ए डी डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। बेटा ये रेड लाइन से बता देता हूँ, ये देखें ये डिस्टेंस है ए डी जो आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं। बहरहाल जी ए डी डिस्टेंस फाइंड करना है तो देखें बात कर लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स बी ए डी। मैंने यहाँ भी वाजे किया कि ए डी वो डिस्टेंस है फ्रॉम द राइट ट्राइंगल ए सी बी। तो आप ए सी बी राइट ट्राइंगल में जाके देखेंगे बेटा, ए सी बी राइट ट्राइंगल में देखें कहाँ है ए सी बी। ज़रा मैं थोड़ा रेस कर दूँ ताकि आपको चीज़ें वाजे हो जाएँ। ज़रा देखिए ए सी बी ट्राइंगल को देखिए, तो ये ए रहा आपका, ये पॉइंट सी है, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, और ये पॉइंट बी है। तो ये राइट ट्राइंगल है ए सी बी, ये बड़ी ट्राइंगल है। आपको रेड कलर से ज़रा बता दूं कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल है जो डिस्कस हो रही है, ये राइट ट्राइंगल ए सी बी नज़र आ गई रेड से। इस राइट ट्राइंगल में देखें जिसके वर्टेक्स पे 17 डिग्री एंगल बन रहा है, तो अगर हम tan लें इसमें तो वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा। परपेंडिकुलर इसका BC है, परपेंडिकुलर BC, और बेस इसकी है AC, ए से लेके सी तक ये सारी बेस है। सो tan 17 हो जाएगा BC ओवर AC, और tan 17 कैलकुलेटर से बेटा लिया हुआ है मैंने 0.3057। आप भी ले सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करें, और कैलकुलेटर को बेटा 4 डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स कर लें। फिक्स करना आता है, कैलकुलेटर में एक फंक्शन होता है जिससे आप किसी भी नंबर ऑफ़ प्लेसेस पे आप कैलकुलेटर को फिक्स कर सकते हैं। तो आप 4 डेसिमल प्लेसेस पे अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लें। tan 17 आ जाएगा 0.3057, और 4 पे क्यों आपका ज़हन सोच रहा होगा, तो ज़्यादा नियरेस्ट या क्लोजेस्ट आंसर मिल जाता है हमें, आपकी बुक के मुताबिक आंसर आ जाएंगे इन शॉर्ट। तो BC तो आपको नज़र आ रहा है 100 है, चूँकि BC हाइट ऑफ टावर थी, और टावर की हाइट जो है लाइट हाउस यानी टावर कह रहा हूँ वो 100 मीटर है, तो 100 ओवर AC आ जाएगा। AC इस तरफ डिवाइड हो रहा है, जबकि लेफ़्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3057 के साथ, तो उधर 100 बचेगा। इक्वेशन को सॉल्व किया है, और हमें AC चाहिए, इसमें से अननोन नज़र ही AC आ रहा है, बाकी सब तो नंबर्स हैं, तो AC लग कर लीजिए। तो 100 ओवर 0.3057 बेटा 327.1 आ जाएगा मीटर्स में। अब आते हैं कि राइट ट्राइंगल ले रहे हैं DCB, जो कि दूसरी राइट ट्राइंगल है। ज़रा देखिए मैं उसको भी वाज़े कर देता हूँ आपके लिए। राइट ट्राइंगल DCB में आपने देखें ये रेड कलर में देखिएगा, D से C जाना है, और फिर C से B, और वापस फिर B से, ट्राइंगल पूरी होगी ना तभी जब फिर B से D पे वापस आ जाए, BCD। ये क्लोज पाथ देखिए, पाथ क्लोज करना होता है तब ट्राइंगल बनती है। खैर DCB ट्राइंगल में एंगल आपको वर्टेक्स पे 19 डिग्री इस जगह पे नज़र आ रहा है, और tan लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस। अब tan ही क्यों लगा रहे हैं, असल में बेटा ये जो एक हमें परपेंडिकुलर पता है और बाकी क्वांटिटीज़ बेस से रिलेटेड हैं, तो ना हमारी साइन हमें फ़ायदा देगा ना कॉस देगा, इसलिए tan लगाए जा रहे हैं। आपको इस बात का भी जवाब मिल गया, आपके जहन में आ रहा होगा tan ही सर लगाए जा रहे हैं ना साइन की। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई हाइपोटेन्यूज तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, ये हमें उससे ये डिस्टेंस से कोई गर्ज नहीं। बात समझ रहे हैं कि ऑब्जर्वर से शिप्स कितने दूर हैं, वो टावर से देख रहा है, यानी लाइट हाउस से डिस्टेंस ले रहा है, ऑब्जर्वर से नहीं ले रहा, तो हाइपोटेन्यूज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। खैर चलें बात करेंगे हम कि क्या मामलात हो रहे हैं यहाँ पे। तो देखें tan 19 डिग्री है, परपेंडिकुलर ओवर बेस आना है, तो BC परपेंडिकुलर है इसका, और बेस इसकी है D से C, BC ओवर DC। तो tan 19 की वैल्यू पुट की है मैंने, BC की वैल्यू पुट की है। BC कितने हैं देख के बता सकते हैं, 100 मीटर्स है, 100 मीटर पुट किया हुआ है। और DC जो है बेटा कितना था DC हमें पता है क्या, DC तो पता नहीं है। सो DC को DC लिख देंगे आप, चूँकि अननोन है, अननोन को एज इट इज़ रहने देंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, और मल्टीप्लाई होने वाला जाके डिवाइड होगा जब दूसरी तरफ जाएगा, तो आपके पास DC आ जाएगा 100 ओवर 0.3443, ये आ जाएगा 290.4 मीटर्स। DCB आ गया।
अब देखिए ए से सी तक फासला दोनों का सम है, यानी ए से सी तक फासला जो है वो ए से डी तक चले जाएं और डी से सी तक चले जाएं, तो टोटल फासला आएगा ए से सी तक। दोबारा देखिए, ए से सी तक फासला ए से डी प्लस डी से सी है। तो ए सी पता था आपको, ए सी पता है 327.1 मीटर्स। ए डी हम वो फासला जो फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं, हमें ए से डी फासला चाहिए ये वाला। तो ए डी को ए डी रखा, चूँकि ये अननोन है, और डी सी तो फाइंड कर लिया ना आपने 290.4, अभी अभी डी सी फाइंड हुआ है यहाँ पे 290.4 मीटर्स। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आप देंगे, पुट करेंगे, तो ए डी लग हो जाएगा बेटे यहाँ से। ये जो ऐड हो रही है ना टर्म, ये दूसरी तरफ जाके लेफ़्ट साइड पे जाके ये यहाँ पे माइनस हो जाएगी इस क्वांटिटी से। तो ए डी आ जाएगा आपके पास 36.6 मीटर्स। सो ए डी डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, बेटा ए डी डिस्टेंस क्या था, एक शिप ए पॉइंट पे था जबकि दूसरा शिप मैंने कहा था कि डी पॉइंट पे है, तो ए डी वी तो वो फासला था, ए डी वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। चलें, बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पी एंड क्यू आर द 2 पॉइंट्स इन लाइन विद द ट्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 30 मीटर्स एंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एट पी एंड क्यू आर 12 एंड 15 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और ट्री की टॉप की तरफ ये जाने वाले एंगल्स हैं, और डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू 30 मीटर्स गिवन है। मैं एक एक करके सारी बातें बताता हूँ आपको, देखें रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले आपसे हाइट ऑफ ट्री जो बात पूछी जाती है ना बेटा, सबसे पहले वो लिखा करें। हाइट ऑफ ट्री पूछी है तो आप बात हाइट ऑफ ट्री की सबसे पहले करें, और डायग्राम में वो आर एस है, और मैंने कहा था ट्री हो, टावर हो, वॉल हो, आपने इसे क्लिफ हो, ठीक है, क्लिफ हो, लाइट हाउस हो, तो आपने वर्टिकली लाइन से ड्रॉ करना है। तो ये जो आर एस है ये आपका ट्री है। ट्री वर्टिकली उगा होता है ना, इस तरह, बात समझ रहे हैं। हमारे पास इस तरह से कोई ट्री है जो कि यहाँ पे उगा हुआ है, जिसको हम डायग्राम बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि इसको वर्टिकली समझ लेते हैं। बस देखें, कुछ गंदी सी ड्राइंग भी मैंने कहा बना देते हैं। तो ये एक ट्री है, ठीक है। अच्छा चलें, हमने ये बात भी कर ली है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या होने जा रहा है जी फर्दर। तो देखते हैं कि क्या मामलात हो रहे हैं, ठीक है। कुछ परिंदे भी बना लेते हैं, वाह ज़बरदस्त हो गया ना जी। देखें ज़रा, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द ट्री आर एस है, और फ्रॉम द राइट ट्राइंगल पी आर एस। हम राइट ट्राइंगल पी आर एस में जाएं तो वहाँ, अच्छा बेटा मैं डिटेल में ज़रा बता दूँ, पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स थे इन अ लाइन विद ट्री। तो देखें ये ट्री उगा हुआ है ना, अगर आपका आर एस ट्री है तो पी एंड क्यू उसकी एक लाइन में है, यानी उसकी एक सीध में है। साथ एक और बात बताता है कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू का आपस का फासला, यानी बेटा ये पी से क्यू तक 30 मीटर है बेटा। इस बार ये डिस्टेंस पता है, प्रीवियसली ये क्वेश्चन ये डिस्टेंस नहीं पता था, अब ये पता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन पी और क्यू पे रिस्पेक्टिवली कह रहा है, यानी पहले पी की बात हो रही है, पी पे 12 है, यानी पी से अगर आप टॉप देखेंगे तो एंगल 12 डिग्री होगा, और क्यू से अगर आप टॉप देखेंगे तो एंगल 15 डिग्री होगा। भाई आगे जाते हुए ना एंगल बढ़ता है। आप कभी हिली एरिया में गए हैं और किसी, आप देखें कि अब सफ़र रोड पे कर रहे हैं सफ़र आप, तो एक पहाड़ है जो आपसे काफ़ी दूर होगा, तो आपको ना बहुत कम हाइट का नज़र आ रहा होगा, आपका एंगल ऑफ उसकी कम हाइट जो नज़र आ रही होती है, आपका एंगल छोटा नज़र आ रहा होता है, एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा। जो आप पहाड़ के करीब जाते हैं तो आप उसकी टॉप पे नज़र रखें हमेशा, तो आप ऊपर मुँह करते चले जाते हैं, यानी उसको देखने के लिए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाता है। हत्ता कि आप अगर बिल्कुल उसके नीचे होंगे तो वर्टिकली ऊपर देखना पड़ेगा आप उसके, खैर 90 डिग्री यानी एंगल पे आपको देखना पड़ेगा। चले खैर बात करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखें एक ट्राइंगल मैंने आपसे बात कर ली थी पी आर एस की, तो पी आर एस वो ट्राइंगल है जो सबसे बड़ी ट्राइंगल है इस फिगर की, ये पी आर एस, पी से आर और फिर एस, बात समझ रहे हैं। ये मैं आपको शेड करके दिखा देता हूँ अगर कहते हैं तो। ये पी आर एस जो है ये वो ट्राइंगल है जिसका जिक्र कर रहा है। इस बड़ी ट्राइंगल में देखें तो एंगल 12 है, तो tan 12 डिग्री होगा, आर एस यानी परपेंडिकुलर, tan लगा रहे हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बेस इसकी है पी आर, बेस इसकी है पी आर। तो आर एस का तो पता नहीं हमें, उसे आर एस ही लिखें, लेकिन पी आर को ये लिख सकते हैं कि पी से क्यू प्लस क्यू से आर। बेटे अगर आप पी से आर तक जाएं, यहाँ से यहाँ तक जाएं पी से आर तक, तो आपको चाहिए पी से क्यू प्लस क्यू से आर लिख लें।
पी से क्यू प्लस क्यू से आर में से पी क्यू पता था 30 मीटर्स, तो 30 प्लस क्यू आर रह जाएगा और इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड होने वाला इस तरफ आके और आपके पास आर एस। तो 30 प्लस क्यू आर को मैंने लग किया है तो आर एस ओवर 0.2125, ये जो tan 12 की वैल्यू थी बेटा, tan 12 की वैल्यू कैलकुलेटर से ली हुई वैल्यू को हमने, तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे चलते हैं, बात करेंगे क्यू आर एस की, दूसरी राइट ट्राइंगल की। मैं थोड़ा वाज़े कर दूं क्या ट्राइंगल है जिसका जिक्र हो रहा है। तो ट्राइंगल है बेटा क्यू आर एस। क्या है जी? क्यू आर एस में अगर आप देखें तो क्या एंगल बन रहा है, एंगल वहाँ से जो एलिवेशन का था वो क्या लिया जा रहा था, ज़रा देखिए, वो एंगल था 15 डिग्री। और ये ट्राइंगल है क्यू आर एस जिसका परपेंडिकुलर है आर एस, ये है वो ट्राइंगल। हो गई वाज़े? ये देखें, और इसमें tan 12 15 लेंगे, tan 15 परपेंडिकुलर यानी आर एस ओवर बेस क्यू आर आ जाएगी। सो आर एस ओवर क्यू आर में दोनों ही अननोन है, ना आर एस पता है ना क्यू आर, लिहाजा आप ना आर एस पुट कर सकते हैं ना क्यू आर, लेकिन लिखेंगे तो सही ना, क्यू आर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई आ जाएगा इस तरफ जाके, और आर एस को लग कर लें अगर आप तो देखें सीधा करके लिखा हुआ है तो आर एस आ गया, क्यू आर आ गया, बल्कि क्यू आर को लग किया यहाँ से बेटा, तो क्यू आर आ गया आर एस ओवर 0.2679। आगे चलते हैं, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब देखें यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट, यानी ये क्यू आर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में लेके जा रहे हैं, जहाँ क्यू आर लिखा हुआ था वहाँ अपने क्यू आर की वैल्यू पुट कर दी। आप देख सकते हैं, तो ये देखें ना आर एस में इक्वेशन रह गई है आपकी सारी, चूँकि आपको हाइट ऑफ ट्री चाहिए थी, आर एस ही चाहिए था, इसलिए आपने कोशिश ऐसी की हुई है कि रिजल्ट आए तो आए ही आर एस में। बात समझ रहे हैं? अब आर एस यहाँ से कॉमन हो जाएगा, देखें आर एस दोनों न्यूमरेटर्स में आ रहा है ना, ये टर्म ऐड हो रही थी बेटा, ये दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हुई और आर एस कॉमन ले लिया बेटे मैंने। तो आपने इन नंबरों को सॉल्व किया हुआ है बेटा, 1 ओवर ये करके ना दोनों का नंबरों का डिफरेंस लेके, तो ये जवाब आता है आर एस के साथ 30 ओवर 0.9731 इज इक्वल टू आर एस। ये आर एस रुपीज़ नहीं है, याद रखिए, ये आर एस लेंथ ऑफ साइड है हमारी ट्राइंगल की। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा आर एस 30.8 मीटर्स, यही हाइट ऑफ ट्री होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ जॉइंट फेरिस व्हील हैज़ डायमीटर 60 फीट, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेटेड 6 फीट अबव द ग्राउंड, द व्हील कंप्लीट्स 1 फुल रेवोल्यूशन इन 80 सेकेंड्स। ये आपने देखा होगा, मतलब झूले देने वाले लोग जो हैं वो आप ज़मीन से ऊंचा होता है झूला, ये भी बना के दिखाता हूँ सारी डायग्राम को क्लियरली। मॉडल एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द हाइट एच टी ऑफ द राइडर, यहाँ पे जो भी इसका राइडर है उसकी ज़मीन से कोई ना कोई हाइट होगी, उसे एच से डिनोट कर रहा है। झूले में ले रहे होते हैं यहाँ, वो सर्कल के ऊपर ही वो डोलियाँ सी बांधी होती हैं। अच्छा जी, ऑफ राइडर फेरिस व्हील एट एनी टाइम टी, और फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइडर, ये भी चाह रहा है आपसे। फाइंड द हाइट ऑफ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड 35 सेकेंड्स, आफ्टर 35 सेकेंड्स के 35 सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी। सबसे पहली बात ये कि आप थोड़ा सा इसके लिए क्लियर डायग्राम बनाते हैं। तो बेटे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक फेरिस व्हील बना दिया है जो कि ज़मीन से 6 फुट ऊंचा है, और यहाँ पे यकीनन इसकी सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ इसकी लेग्स भी होंगी, चूँकि हवा में तो खड़ा हो नहीं सकता। तो देखें ये डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इसका डायमीटर जो है व्हील का वो 60 फीट था, तो इसका अगर डायमीटर 60 फीट हो तो जो रेडियस निकलता है वो 30 फुट निकलता है, जो कि रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर, d/2 होता है बेटा, याद रखें, और डायमीटर है 60, तो रेडियस निकलेगा 60/2 यानी 30 फीट। तो 30 फीट का, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी 30 फीट होगा और ये वाला डिस्टेंस भी 30 फीट होगा। याद रहेगी बात, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। अच्छा, अब आप ज़रा इन चीज़ों पे गौर करें। आपसे सबसे पहले मॉडल करना था, एन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द हाइट एच ऑफ टी ऑफ द राइडर ऑन द फेरिस व्हील एट एनी टाइम टी, कि किसी खास टाइम टी पे वो उस फेरिस व्हील पे बैठे हुए राइडर की हाइट क्या होगी, एच ऑफ टी क्या होगी। तो पहले इसी बात की तरफ आते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। सबसे पहले देखें कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन उसने आपको बताई हुई है 80 सेकंड में। वो कह रहा था एक फुल रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है। ये व्हील जो है ना घूम के, अगर ये पॉइंट वापस अपने इसी पॉइंट पे वापस आ जाता है 360 डिग्री रोटेशन लेके, तो 80 सेकंड बेटा लगते हैं 1 रेवोल्यूशन में, 1 साइकिल में।
ठीक है, तो इसे टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो ये पीरियड कह लें या पूरा टाइम पीरियड लिख लें, ये है 80 सेकेंड्स इसका। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला C इज इक्वल टू 2 पाई ओवर पीरियड होता है। बेटा इसे याद करना है आपने। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई ओवर पीरियड होती है। तो पीरियड तो 80 सेकेंड है, तो 2 पाई ओवर 80 यानी पाई बाय 40 आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट है बेटा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है कि रेडियस ऑफ फेरिस व्हील को एम्पलीट्यूड कहते हैं यहाँ पे। और रेडियस आपको नज़र आ रहा है, ये बेटा ये मैंने बी से डिनोट किया है। एम्पलीट्यूड पहले भी मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड बी से डिनोट होता है। और यहाँ पे ये रेडियस ऑफ फेरिस व्हील है और वो कितना है 30, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी बेटा डायमीटर चूँकि 60 है ना, तो 30 फीट जो है आपके पास फेरिस व्हील का 30 फीट बनता है एम्पलीट्यूड। तो ये 30 फीट हो गया जी। वर्टिकल शिफ्ट क्या होगी? वर्टिकल शिफ्ट सेंटर ऑफ व्हील का, ये सेंटर ऑफ व्हील है, ये वाला सेंटर ऑफ व्हील को C से डिनोट किया है मैंने। ग्राउंड से डिस्टेंस लेना है। अब ग्राउंड से ये फेरिस व्हील ऑलरेडी 6 फीट ऊंचा था और 30 ऊपर इसका रेडियस भी तो है। देखें ना, ये फासला इसके रेडियस के बराबर होगा और प्लस 6 फीट तो नीचे से भी हाइट थी इसकी। सो देखें, वर्टिकल शिफ्ट लेने के लिए हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द फेरिस व्हील अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड के लिए दो चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ द व्हील में आपको ऐड करना पड़ेगा हाइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट। हाइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील, देखें व्हील की ये देखेंगे आप कि ये व्हील का लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला। इस लोएस्ट पॉइंट की जो अगर हाइट देखें आप ग्राउंड से, तो 6 फीट है। सो टोटल सेंटर ऑफ व्हील का ग्राउंड से फासला, ये ग्राउंड लेवल बनाया हुआ था मैंने, ग्राउंड से फासला सेंटर ऑफ व्हील का कितना बन जाएगा? 30 + 6 यानी 36। तो 36 फीट जो है वो स्मॉल ए आ गया है। देखिए ए आ गया है, बी आ गया है, बी 30 फीट आया है, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब फाइंड क्या कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। देखिए, सिंस द मोशन ऑफ द फेरिस व्हील इज पीरियोडिक, मॉडल द हाइट ऑफ द राइडर यूजिंग द कोसाइन फंक्शन। Therefore we model the equation of represents the height h of t of the rider on the Ferris wheel at any time is given as h of t is equal to minus b cos ct plus a, या a माइनस सीधा करके लिख लें चाहे आप, a माइनस, इसे यूं भी लिख सकते हैं, a माइनस बी कॉज ऑफ सी टी, a माइनस बी कॉज ऑफ सी टी। बेटा ये जो माइनस बी कॉज ऑफ सी टी है, ये ट्रायंगल बना के उसमें सॉल्व करके आता है, लेकिन फिल वक्त आपको इस इक्वेशन को याद करना पड़ेगा। और देखें इसमें जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है, बात ज़रा और ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाऊं कि ये व्हील है और उसमें यहाँ पे ट्रायंगल बनेगी और उसका जो एक कंपोनेंट है वो आएगा बी कॉज ऑफ सी टी और बी कॉज सी टी आप ए में से माइनस करेंगे हाइट में से, तब आपको ये नहीं ये एंगुलर इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बताना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें। सी टी इसका एंगुलर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। चलें बात करेंगे। अब मैं फर्दर आपसे ये कह रहा था कि नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है वो ये करता है कि जो राइडर है वो लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट लेता है। ज़ाहिर बात है यहाँ से बैठता है तो फिर आगे जो है वो घूमना शुरू होता है, तो लोएस्ट पॉइंट से जो कि स्टार्ट लेके ऊपर जाता है। अगर देखें अगर ऊपर पहले पहुँचा हुआ हो तो फिर ये प्लस हो जाएगा ए में, यानी देखें इस वर्टिकल हाइट है ना, ये ए इसकी बेटा, ये इसकी वर्टिकल हाइट है, तो वर्टिकल हाइट में उल्टा ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा बी कॉस सी टी। खैर फ़िलहाल चूँकि ये नेगेटिव साइन लेना है, चूँकि मोशन स्टार्ट हुई है, तो ये बनेगा, ये ए की वैल्यू 36 थी और आपको पता है बी की वैल्यू 30 है, -30 कॉज ऑफ, और आपने सी टी की वैल्यू जो है वहाँ पे सी की वैल्यू बल्कि π/40 फाइंड की हुई है, सी की वैल्यू π/40 आपने फाइंड ऊपर करके रखी हुई है। इसी की वैल्यू पुट की है आपने यहाँ पे जस्ट, और ए और बी की, तो ए बी सी की वैल्यूज पुट की हैं और आपके पास हाइट का वो फार्मूला प्रिपेयर हो गया बेटा जो आप चाहते थे। इसका ए बेटा ये सेकंड टर्म ए होती है, इसे चाहे पहले कंसिडर कर लें, पहले क्वेश्चंस भी किए हैं आपने, और बी ए है, कॉस के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, तो बी -30 है, ए 36 है, बी -30 है, ए 36 है, बी -30 है, तो b का मॉड होता है आप जानते हैं, तो -30 का मॉड 30 होता है, ये बन जाएगा 66 फीट। ये राइडर की मैक्सिमम हाइट होगी। और मिनिमम हाइट की तरफ आएँ तो इसे, अच्छा वो आपसे सिर्फ मैक्सिमम हाइट मांग रहा था बी पार्ट में, मिनिमम हाइट उसने नहीं पूछी। आप यहाँ देख सकते हैं उसने कहा था मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइडर। लास्ट पार्ट है फाइंड द हाइट ऑफ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 35 सेकेंड्स। तो आपने अभी जो इक्वेशन ड्राइव की है उसमें आपने टी को 35 सेकेंड पुट कर देना है। आपने हाइट का फार्मूला डायग्नोज कर लिया था कि एच ऑफ टी ये है, फर्स्ट इक्वेशन है ना बेटा, इसमें जहाँ जहाँ टाइम है, टी टाइम है ना, उसको 35 पुट कर दें
तो राइट साइड पे भी जहाँ 30 है वहाँ पे 35 लिखेंगे। तो बेटा इसको ना मैंने पाई को 180 लिख के मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो ये आपके पास आ जाएगा 157.5 डिग्रीज। पाई को बस 180 लिखना, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा 157.5 डिग्रीज। और इसका कॉज ले लेना और -30 से मल्टीप्लाई करके इसमें ये ऐड करेंगे आप, कैलकुलेटर से एक ही दफ़ा सब कुछ ये कर देगा कैलकुलेटर, तो 63.72 ये आपके पास आप हाइट आती है राइडर की, जब ये टाइम आपसे बताया गया था होता है। अ चाइल्ड 35 यानी सेकेंड्स, अ चाइल्ड प्लेइंग ऑन अ स्विंग ऑन इन अ प्ले ग्राउंड, ये फिर फेरिस व्हील वाला ही मामला है, स्विंग वाला मामला है। और ये स्विंग जो है ये सीट अबव द ग्राउंड इन मीटर्स, टाइम दिया हुआ है। यहाँ उसने फंक्शन खुद मॉड्यूल किया है, यानी आपको इसे मॉड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसने आपको फंक्शन खुद डिज़ाइन करके दिया हुआ है। हाइट का फंक्शन थोड़ी देर पहले आपको खुद बनाना पड़ा था, तो ये सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसका ए और बी लिखना है जस्ट आपने बेटा, और आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अभी आपने जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का फार्मूला आपने स्टार्ट एक्सरसाइज ही पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ फिर वही है, बस ये स्टोरी सम्स आ गए हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्विंग द कंप्लीट फुल बैक एंड फोर्थ मोशन पीरियड लिखा हुआ है। कहता है एट व्हाट टाइम यानी टाइम्स डज द स्विंग सीट फर्स्ट रीच एट द हाइट 2.12 सॉरी कहना चाहिए, 12 तो नहीं कहना चाहिए, 2.12 मीटर्स। देखें इन सारी बातों का हम जवाब देते हैं, क्या मामलात हो रहे हैं। सबसे पहले तो ए पार्ट की तरफ आते हैं, तो आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी है उसने। आप अपनी हाइट वाली क्वेश्चन लिखें तो गिवन है आपको एच ऑफ टी 1.5 प्लस 1.2 साइन ऑफ 3 पाई टी, जिसका ए कितना है 1.5 और बी ए और बी 1.5 और 1.2 हैं। तो मैक्सिमम हाइट जो है रीच बाय द स्विंग सीट होगी ए प्लस बी मॉडुलस, फार्मूला वही मैक्सिमम का 1.5 प्लस 1/2 का मॉडुलस, 1.2 का मॉडुलस 1.2 होता है। जब इसमें 1.5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2.7 मीटर्स। इस तरह से मिनिमम के लिए ए माइनस बी मॉडुलस फार्मूला है, सारी बात वही है बेटा। अगला पार्ट मिनिमम का था और ये आ जाएगा 0.3 मीटर्स। यहाँ तक तो बात बड़ी सादा और आसान है। नेक्स्ट भी कोई मुश्किल नहीं है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्विंग टू कंप्लीट वन फुल बैक एंड फोर्थ मोशन। ये आपका दूसरा स्विंग है, बैक एंड फोर्थ मूव करने वाला झूला जिसे कहते हैं। इस तरह से इसकी मोशन होती है पीरियोडिक। तो एक साइकिल से एक वन बैक एंड फोर्थ यानी एक दफ़ा आगे और एक दफ़ा पीछे जाए तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है बेटा। आपने इससे मतलब ये लेना है कि इसका एक पीरियड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, एक रेवोल्यूशन या एक। तो टाइम पीरियड आपसे देखें वो मांग रहा है टाइम पीरियड कितना है इसका, तो आपने पढ़ा था कि टाइम पीरियड का फार्मूला 2π/c होता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें अपना तो इसमें c की वैल्यू जो है देखें आपने पढ़ा था साइन या कॉज ऑफ सी टी, तो सी टी था ना, टी का कोफिशिएंट जो होता है वो सी होता है बेटा, याद रखना है। टी का कोफिशिएंट सी, साइन भी हो सकता है यहाँ पे, कॉज भी हो सकता है। शायद प्रीवियस क्वेश्चन में कॉज था तो कॉज सी टी था। आपने बस ये याद करना है कि टी का कोफिशिएंट सी कहलाता है, टाइम का कोफिशिएंट सी कहलाता है। तो बेटा टी का कोफिशिएंट क्या है 2π, तो 2π आपके पास सी की वैल्यू है। आपका फार्मूला 2π/c आपने पढ़ा था, 2π/3π हो जाएगा। तो पाई से कैंसिल हुआ, 2/3 रह गया बेटा, 2/3 सेकेंड्स। चाहे डेसिमल में भी लिख देंगे 2/3 को तो भी ठीक है। डी पार्ट में आपसे चाहता था, देखते हैं कि हाइट टाइम मांग रहा है, टाइम पीरियड उस वक्त क्या है, जबकि हाइट आपको 2.12 मीटर्स उसने दी हुई थी, याद कीजिए। उस वक्त आपसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा जब हाइट इतनी होगी। तो 2.12 और ये जो 1.5 है इस तरफ आके माइनस हो जाए, या वैल्यूज़ पहले पुट कर रहे हैं ना, 2.12 पुट किया आपने एच की जगह पे, बाद में ये 1.5 इधर आके माइनस हो जाना है। माइनस करेंगे 2.12 से 1.5 तो 0.62 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है चूँकि साइन से तो आके डिवाइड हुआ। साइन ऑफ 3πt एक तरफ रहने दिया आपने, और साइन की ये वैल्यू पॉजिटिव है 31/60, एक पॉजिटिव नंबर है भाई, इसके साथ कोई नेगेटिव साइन तो नहीं ना है, तो ये पॉजिटिव हुआ। अगर साइन पॉजिटिव है तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ASTC याद कीजिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इससे आपको याद हो जाएगा, एक जुमला याद कर लीजिए। तो साइन आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी। तो रेफरेंस एंगल कैसे लेते हैं, साइन उधर लेके जाएंगे और साइन इसका इन्वर्स लेके वैल्यू आ जाएगी। साइन इन्वर्स तो 31/60
फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस एंगल ही लेते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं। जब ये वैल्यूज़ माइनस करेंगे तो 3 पाई टी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये वैल्यूज़ आ गई हैं कैलकुलेटर की मदद से। ये वैल्यूज़ 3 पाई टी की हैं, जबकि आपको टाइम पीरियड चाहिए तो 3 पाई जाके डिवाइड हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ के नीचे 3 पाई रखें और पाई की वैल्यू बेटा आपके पास कैलकुलेटर में भी मौजूद है, आपको बता देता हूँ 3.14159 ये वैल्यू होती है पाई की। आप ऐसे इनिशियली बचपन में 22/7 22/7 लिया करते थे, वो एक अप्रॉक्सीमेशन है, वो इस वैल्यू के करीब अगर आप इसका डेसिमल में लेके जाएं ना तो ये भी 3.14 तक सेम जवाब ही देगा, लेकिन ये अच्छी अप्रॉक्सीमेशन नहीं, आगे ये डिफ़र कर जाता है, जबकि इससे इसका फ़र्क काफ़ी आ जाता है। सो 22/7 बड़ी बात पुरानी हो गई है, ये एक अप्रॉक्सीमेशन होती है। ये अप्रॉक्सीमेशन आपने पाई की यूज़ नहीं करनी, कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज़ कीजिएगा, तब ठीक जवाब आएगा। 0.05 और 0.27 इसका आंसर है। नेक्स्ट है कार्निवल राइड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल व्हील। ये फिर वो व्हील वाला क्वेश्चन आ गया है, फेरिस व्हील वाला आ गया है। पिछला क्वेश्चन स्विंग का था, झूले का था जो टू एंड फ्रो मूव करता है, आगे और पीछे हरकत करता है। ये डायमीटर 40 फीट रखता है, सेंटर ऑफ व्हील 20 फीट, 28 फीट अबव द ग्राउंड है, वो 6 फीट अबव द ग्राउंड था। उसका रेडियस मेरा हल है, हमने 30 निकाला था, वो 60 फीट था, यहाँ 40 फीट आ गया है, और जहाँ 6 फीट हाइट थी वहाँ 28 आ गई है। व्हील रोटेट्स कांस्टेंट स्पीड 120 सेकंड्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, वो कर रहा था 80 सेकंड्स में, गालबन आपको याद होगा। अभी एक क्वेश्चन बिफोर आपने जो किया है वो वहाँ भी मॉडल करनी थी क्वेश्चन जो हाइट को डिस्क्राइब करे। हाउ हाई द इज़ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 90 सेकंड्स, 90 सेकंड्स के बाद राइडर किस साइड पे होगा ये पूछा है, और आफ्टर व्हाट टाइम विल द राइडर 36 फीट अबव द ग्राउंड, कि भाई किस टाइम के बाद वो 36 फीट अबव होगा ग्राउंड से। ये सारी बातें बेटा बिल्कुल वैसे क्वेश्चन ही की तरह करनी है। सबसे पहले आपने टाइम बताना है एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के लिए, जो टाइम ले रहा है फेरिस व्हील, ठीक है, वो व्हील कार्निवल राइड में ये वो जो व्हील है वो क्या कर रहा है, 120 सेकंड्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। एंगुलर वेलोसिटी सी होती है, 2 पाई ओवर पीरियड होती है, 2 पाई ओवर 120, ये पाई/60 आ जाएगा बेटे। बी एम्पलीट्यूड होता है, रेडियस ऑफ व्हील के बराबर है। डायमीटर कितना था, डायमीटर 40 फीट हो तो रेडियस 40/2 होगा, 40/2 रेडियस बेटे डायमीटर का हाफ होता है, और बी हमेशा डायमीटर ऑफ व्हील इस जगह पे इस्तेमाल होता है व्हील वाले क्वेश्चन में। और ए वर्टिकल शिफ्ट है जो कि इक्वल होगा ये हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द व्हील अबव द ग्राउंड, ये यहाँ आना था इस जगह पे। चलें लाइन यानी कि वही है, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा, चूँकि रेडियस कितना था बेटे व्हील का रेडियस अभी आपने बताया 20, और ज़मीन से किस साइड पे था ये व्हील जो है, ज़मीन से ग्राउंड से ये 28 फीट की हाइट पे है। तो देखें 28 आपके पास वर्टिकल शिफ्ट हो गई इसकी, सिंस द मोशन ऑफ द व्हील इज़ पीरियोडिक, तो आपके पास आ जाएगा ये h(t) आपके पास -b cos ct, वैल्यूज़ पुट करने से ये सारी की सारी आपके पास h(t) का फार्मूला बन जाएगा -20 cos ऑफ π/60t प्लस 28 -20 cos ऑफ π/60t। ये आपको पहले ही उसने पूरी हाइट बताई हुई थी कि ये 28 फीट हाइट पे है अबव द ग्राउंड सेंटर ऑफ व्हील, तो यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपका 28 फीट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यानी पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का ये सिर्फ फ़र्क है, यहाँ रेडियस नहीं ऐड करना। मैं देख रहा था यहाँ पे दोबारा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा है, तो सेंटर ऑफ व्हील जो है यही तो ए होता है सेंटर ऑफ व्हील का, ग्राउंड से फासला ही तो लेते हैं, तो ग्राउंड से ही तो फासला दिया हुआ है 28 फीट। सो बेटा इसका इसलिए ए जो है वो 28 है, और यहाँ आपको ऐड नहीं करना पड़ा रेडियस में इसे लेने के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन में फ़र्क देखें इससे। बहरहाल आपके पास बेटा ये इक्वेशन फार्मूलेट हो गई जो आपसे चाहता भी था, और आप t = 90 पुट करेंगे, जो कि 90 सेकंड के बाद हमने हाइट देखनी थी, तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो 28 फीट आती है। यहाँ फीट लिख लीजिए, 28 फीट हाइट आई है जब टाइम जो है वो 90 सेकंड्स होगा, विच इज़ द हाइट ऑफ द राइडर आफ्टर 90 सेकंड्स। अब आपने हाइट को 36 पुट करना है इन फर्स्ट इक्वेशन। क्यों जी 36 क्यों पुट करना है आपने, कि वो कह रहा था कि ये इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास मांगा जा 36 फीट अगर अबव द ग्राउंड हो तो उस वक्त टाइम कितना था, ये सवाल था 36 फीट के लिए। चूँकि ABC पार्ट उसने बनाए नहीं है
तो आप देखें तो 36 फीट आपको देना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा 36 फीट हाइट को। तो हाइट की जगह पे आपने 36 फीट लिखा, फार्मूला में जाके हाइट वाला फार्मूला देखिए, ये हाइट का फार्मूला है, यहाँ से पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, ये लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में। वहाँ आपने जाके हाइट की जगह पे इस तरफ लेफ़्ट साइड पे जाके आपने 36 लिखना है, और राइट साइड वही 28 माइनस 20 cos ऑफ पाई बाई 60t आपके पास आ गई। और आपने 28 लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस होगा बेटा, ये देखें माइनस 20 cos ऑफ पाई बाई 60t रह जाएगा। 36 से 28 माइनस करें तो 8 आता है, 8 ओवर माइनस 20 आ जाएगा, 8 ओवर माइनस 20 cos ऑफ पाई बाई 60t आ जाएगा, और ये 8 डिवाइडेड बाई माइनस 20 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2/5। तो ये cos ऑफ पाई बाई 60t -2/5 की इक्वल है, जो कि नेगेटिव है। और cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, देखें ASTC लिख के देखिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो cos तो पॉजिटिव है पहले और चौथे क्वाड्रेंट में, इसका मतलब है नेगेटिव है दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में। तो इस बार तो नेगेटिव है ना बेटा, कॉन्सेप्ट नेगेटिव का यूज़ करें, ये नेगेटिव साइन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। सो cos नेगेटिव होता है कहाँ कहाँ, पहले और दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में। तो आपका रेफरेंस एंगल होगा पाई प्लस, एक दफ़ा पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस जो भी एंगल cos इनवर्स लेके इसका आता है, और पाई प्लस बेटा एक बार पाई माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे। और रेफरेंस एंगल लेने के लिए नेगेटिव साइन इग्नोर करना पड़ता है, cos उधर भी लेके जाते हैं तब रेफरेंस एंगल मिलता है, यानी cos इनवर्स +2/5। cos इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से माइनस करेंगे इस रेफरेंस एंगल को, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई में इस रेफरेंस एंगल को ऐड करेंगे। ये जैसे ही आप करते हैं आपके पास यहाँ से टाइम लग हो जाता है, पाई बाई 60 60/पाई बन जाएगा दूसरी तरफ जाके, वही पाई की वैल्यू 3.14159। अगर याद नहीं करना चाहते तो बेटा कैलकुलेटर में मौजूद है, आप पाई को ये वैल्यू देंगे तो जवाब आ जाएगा 37.86 सेकेंड्स या फिर 82.14 सेकेंड्स। तो इसके साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट है क्या जी कि 8th क्वेश्चन में कहता है सपोज द टेम्परेचर इन T इन डिग्रीज, फ़ारेनहाइट में है, लाहौर सिटी है, मंथ ऑफ दिसंबर चल रहा है, थ्रू आउट द डे, कैन बी मॉडल्ड एज बाय द इक्वेशन। तो ये मॉडल किया है उसने इसको, एक इस टेम्परेचर इक्वेशन को, जहाँ पे कैपिटल T टेम्परेचर है तो स्मॉल t टाइम है बेटा, और टाइम किस में लिया हुआ है, आवर्स में। टेम्परेचर ऑसिलेट्स 8 डिग्री अबव और बिलो द एवरेज टेम्परेचर। कह रहा है कि जो टेम्परेचर है सिटी का, लाहौर सिटी का, वो कह रहा है या 8 डिग्री ऊपर चला जाता है किसी मीन पोजीशन से, और या 8 डिग्री नीचे आ जाता है, और जो एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द डे रहता है वो 64 डिग्रीज़ है। अच्छा जी, ये 64 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, आप समझ रहे हो शायद, ये फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन है, इसलिए ये 64 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। फाइंड द टेम्परेचर एट T = 9 आवर्स, ये चाहता है एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, और सी पार्ट है कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर। देखें आप एक एक करके सारी चीज़ें लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बड़ी सादा और आसान, ना आपको बनानी पड़ी बल्कि बनी बनाई गिवन है, जिससे आप A भी लिख सकते हैं और B भी लिख सकते हैं। देखें, और आपसे सवाल ये था सबसे पहले कि फाइंड द टेम्परेचर जब टाइम 9 आवर्स है, तो बस आपने स्मॉल t को 9 पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। स्मॉल t को 9 पुट करेंगे अपने आप आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो t को 9 पुट करने से आपके पास जो जवाब आएगा वो देखें, जहाँ जहाँ t था वहाँ 9 लिखा है आपने, यहाँ पे t है ना, बस एक ही जगह पे तो t है, 9 लिखा आपने वहाँ पे। 9 - 8 1 होता है, 1 आ जाने से 1 × π/12 π/12 रह जाएगा। पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, जब एंगल में आए तो बेटा 180 डिग्री लें, जब नंबर्स में ट्रीट करें फिर 3.14 लें, वो अलग बात है, आप दोनों से कंफ्यूज हो जाते हैं। 14159 तब लेनी है जब पाई नंबर के तौर पे ट्रीट हो रहा है, और जब पाई एंगल के अंदर आ रहा है, साइन के आगे आ रहा है, फिर 180 डिग्री लिया जाएगा बेटा, पाई डिग्रीज में कर जाना है। तो 180/12 किया है तो 15 आता है, आप करके देख लें। π/12 था ना बेटा, π/12 बना 180/12, 180/12 करें तो 12 1 = 12 और 6 18, 12 5 = 60, 15 डिग्री आता है। तो यहाँ देखिएगा तो 15 डिग्री लिखा हुआ है, और साइन 15 डिग्री लेके 8 से मल्टीप्लाई करके जो जवाब आए, और उस जवाब में 64 ऐड करके, यानी ये सारा काम करके जो नज़र आ रहा है 66.07 फ़ारेनहाइट आता है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, और बी पार्ट क्या कहता था ज़रा देख लेते हैं। बी पार्ट कहता है एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम। पहले तो मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो ये पता चलेगा, लिहाजा इसके लिए मुझे पहले सी पार्ट में जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर कह रहा है तो मैं सी पार्ट पहले करूँगा, क्योंकि इसने ऑर्डर वाइज क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। इससे चाहिए था कि ये पार्ट बी बनाता और उसको सी बनाता। बहरहाल
हम सी पार्ट पहले कर लेते हैं, इससे क्या हर्ज है। तो आप मैक्सिमम टेम्परेचर पहले फाइंड कर लें, सी पार्ट पहले कर रहा हूँ। A64 लेंगे, A64 है और B 8 है। जैसे शुरू में मैंने क्वेश्चन में बता दिया था A और B पता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर A प्लस B मॉडुलस, तो 64 प्लस 8 मॉडुलस, और 8 मॉडुलस 8 होता है। 64 प्लस 8 72 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब आपसे टाइम मांगता था जब ये मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन होता है। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर आप टेम्परेचर वाली इक्वेशन में T की जगह पे रख दें, T की जगह पे 72 पुट कर दें ताकि टाइम आ सके। स्मॉल t मिल जाएगा यहाँ से सॉल्व करने से। 64 माइनस होगा, 64 72 में से माइनस होगा तो 8 आएगा। 8 ओवर 8 1 होता है, 8 आके डिवाइड हुआ ना, तो साइन ऑफ पाई बाय 12 इंटू पाई t माइनस 8 का जवाब ये आया। साइन इधर आके साइन इनवर्स हुआ। साइन की वैल्यू 1 पाई बाय 2 पे होती है, 90 पे होती है जस्ट। और आपके पास देखें तो ये पाई बाय 12 जो है इधर आके 12 बाय पाई बनेगा, तो पाई पाई से कैंसिल हुआ, पाई पाई का हिसाब कर लें, कुछ ना छोड़ें, शेप बन जाएं। तो 6 12 आ जाएगा और 6 आ जाएगा यहाँ पे t माइनस 8 और t आ जाएगा 6 प्लस 8 यानी 14 आवर्स। यूँ आपके पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज द पॉपुलेशन ऑफ कोस्टल सिटी फॉलोज द साइनोसाइडल पैटर्न ड्यू टू द सीजनल माइग्रेशन। एक कोस्टल सिटी है, ये जो आमतौर पे कोस्टल सिटीज़ ऐसे सिटीज़ होते हैं जो कि साहली इलाके कहलाते हैं, और साहली इलाके आमतौर पे समुद्रों के किनारों पे इबाद होते हैं। और साहली इलाकों में ये मसला होता है कि इनमें सीजनल सीज़न यानी बहुत ज़्यादा मौसम अपने असरात बहुत छोड़ता है और लोग इसी तरह से हिजरत कर जाते हैं मौसमी असरात को देखते हुए। तो वो साइनोसाइडल पैटर्न जो बनता है उस पैटर्न पे मुताबिक वो अपने हिजरत कर जाते हैं वहाँ से। तो पॉपुलेशन जो है सिटी की ओवर द, अब सारे तो नहीं जाते होंगे, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ वहीं रहते हैं। तो कोर्स ऑफ ईयर प्लान कैन बी मॉडल्ड एज, तो ये उसने मॉडल इक्वेशन की है पॉपुलेशन की, जो कि इन टर्म्स ऑफ टाइम है, जो कि टी आपके पास टाइम है इन मंथ्स, टी यहाँ पे अब मंथ्स में है। T0 कह रहा है जनवरी का महीना है, यानी जनवरी से आपने इसको स्टार्ट किया है इसको अपने मॉडल को, वे T डिनोट्स द मंथ इन अ ईयर, नंबर ऑफ मंथ्स हैं। फाइंड द पॉपुलेशन एट 7 मंथ्स, तो T इज इक्वल टू 7, 7 महीनों के बाद आबादी क्या रह जाएगी ये आपसे चाहता है। तो आपने T को आपने जस्ट 7 पुट करना है। बड़ा सिंपल सा सादा सा आसान सा क्वेश्चन है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन भी चाहता है, जबकि आपको A भी पता है और B भी पता है। तो आप खुद देखें कि यहाँ से मैक्सिमम पॉपुलेशन लाना किस कदर आसान काम है। सबसे पहले आप ये देखें कि आप अपनी गिवन इक्वेशन लिखते हैं जो कि आपने उसको फर्स्ट इक्वेशन कहा है, और उसमें टाइम को 7 पुट करेंगे जैसे ही आप, तो देखें जहाँ T लिखा हुआ था ना यहाँ क्वेश्चन के अंदर, वहाँ आपने T को 7 पुट किया, तो 7 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 12 LCM लेना पड़ेगा। जब LCM लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 4 पाई बाय 6, और कट करें 2 2 4 2 3 6, तो 2 पाई बाय 3 आता है, जो 120 डिग्री बनता है बेटा डिग्रीज में जाके ये 2 पाई बाय 3 जो है। और अगर कॉज आप इसका लेते हैं तो माइनस 0.5 आता है, और माइनस 0.5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके 70,000 में ऐड करते हैं तो 65,000 आता है। अब 65,000 जो है वो पॉपुलेशन रह जाएगी 7 महीनों के बाद, या 7th मंथ में ये पॉपुलेशन होगी। अब आपसे मैक्सिमम पॉपुलेशन भी मांगता है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए A भी मौजूद है, B भी मौजूद है। आप A प्लस B मॉडुलस फार्मूला जानते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन का, मैक्सिमम वैल्यू का, तो 70,000 प्लस 10,000 ये आपके पास दोनों को ऐड करने से 80,000 आ जाएगा, यानी 80,000 उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है उस सिटी की, कोस्टल एरिया की। तो यूँ ये क्वेश्चन भी आपके पास कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये सदका जारिया समझ के कीजिएगा। और मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।